प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व की क्लास में हमने बीए 5th सेमेस्टर हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी और पाठ्यक्रम पर चर्चा करते समय हमने यह जाना था कि यह पाठ्यक्रम दो प्रश्न पत्रों के अंतर्गत विभाजित है। प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी का राष्ट्रीय काव्य है। आज की क्लास में हम प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के पाठ्यक्रम में सम्मिलित काव्य प्रयोजन पर विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। काव्य प्रयोजन पढ़ने के बाद आप काव्य प्रयोजन से क्या आशय है अर्थात काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं को भली भांति समझ पाएंगे। साथ ही काव्य प्रयोजन के संबंध में संस्कृत आचार्यों का क्या मत है तथा हिंदी के कवियों और विद्वानों का क्या मत है, इससे अवगत हो पाएंगे और काव्य प्रयोजन के संबंध में पाश्चात्य विचारकों के मतों को भी जान पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, काव्य और प्रयोजन। काव्य पर हमने विस्तार से चर्चा की है कि काव्य क्या होता है। प्रयोजन से आशय है उद्देश्य। इस तरह से काव्य प्रयोजन से आशय हुआ काव्य का उद्देश्य। आप जानते हैं कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो जब भी कोई काम करते हैं उस काम के पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर निहित होता है, या हम यूं कहें कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो उद्देश्य मूलक है। बिना उद्देश्य के वह कोई कार्य नहीं करता है। अगर इसको हम एक उदाहरण से समझना चाहें तो जैसे आज आप क्लास में बैठे हैं तो क्लास में बैठकर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के ज्ञान प्राप्त करेंगे और नौकरी प्राप्त करेंगे। तो पढ़ने के पीछे आपका जो उद्देश्य है वह ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त कर नौकरी प्राप्त करना है। इसी तरह से जब कोई काव्य रचना करता है, जब कोई कवि काव्य रचना करता है, उस काव्य रचना के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, या जब कोई पाठक कवि द्वारा रचित उस काव्य रचना को पढ़ता है, उस काव्य रचना को पढ़ने के पीछे उस पाठक का क्या उद्देश्य है, यह जानना ही काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन कहलाता है। तो काव्य प्रयोजन का क्या आशय हुआ? काव्य प्रयोजन का आशय हुआ काव्य का उद्देश्य। कवि किस उद्देश्य से प्रेरित होकर काव्य रचना करता है, या पाठक काव्य को पढ़ने के पीछे पाठक का क्या उद्देश्य होता है, इसको जानना ही काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन कहलाता है। काव्य प्रयोजन पर संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने पर्याप्त और गहन विचार किया है। संस्कृत काव्य शास्त्रियों के साथ साथ हिंदी के कवियों और विद्वानों ने तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस संबंध में अपने मत दिए हैं। पहले हम संस्कृत के काव्य शास्त्रियों का काव्य प्रयोजन के संबंध में जो मत है उसको जानेंगे। आप जानते हैं कि भारतीय साहित्य पर जो प्राचीनतम पुस्तक हमें प्राप्त है वह है नाट्यशास्त्र, जिसका रचना काल लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है और इस ग्रंथ के रचनाकार हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य प्रयोजन पर विचार किया है और आप यह भी जानते हैं कि प्राचीन काल में काव्य को नाट्य नाम से संबोधित किया जाता था। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने जो नाट्य के प्रयोजन बताए हैं उसको हम देखते हैं। धर्म यशस्यम आयुष्यम हित बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य एतद् भविष्यति। अर्थात उनकी दृष्टि में धर्म, यश, आयु वृद्धि, हित साधन, बुद्धि वृद्धि, लोकोपदेश ही नाट्य का प्रयोजन है, नाट्य का उद्देश्य है। भरत मुनि के बाद भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। काव्य प्रयोजन पर विचार करते हुए भामा ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुष्टय पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ ही उन्होंने इसमें कलाओं में निपुणता पाना, कीर्ति मतलब यश पाना
और आनंद की उपलब्धि पाना काव्य का उद्देश्य बताते हैं। तो चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के साथ ही कलाओं में निपुणता पाना, यश पाना और आनंद की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन भामा बताते हैं। भामा के बाद आचार्य वामन आते हैं। वामन ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन को दो भागों में बांटा है। एक दृष्टि प्रयोजन जिसके अंतर्गत वो आनंद को रखते हैं और दूसरा अदृष्ट प्रयोजन जिसमें वो कीर्ति यानी कि यश को रखते हैं। वामन के बाद कुंतक ने भी काव्य प्रयोजन पर विचार किया है और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जिसको मैंने बताया धर्म, अर्थ और काम मोक्ष, व्यवहार का ज्ञान, विलक्षण चमत्कार की अनुभूति को काव्य का प्रयोजन बताते हैं। संस्कृत के एक आचार्य हुए हैं आचार्य मम्मट और उनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन पर गहन और पर्याप्त विचार किया है और उनकी जो काव्य प्रयोजन के संबंध में दृष्टि रही है वो समन्वयवादी रही है। काव्य प्रयोजन पर विचार करते हुए आचार्य मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं जिसमें यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, लौकिक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट का निवारण, आनंद की प्राप्ति तथा उपदेश देना काव्य का प्रयोजन बताया है। तो जब हम संस्कृत काव्य शास्त्रियों के काव्य प्रयोजन के संबंध में जो मत है उसको देखते हैं तो पाते हैं कि जो संस्कृत के आचार्य हुए हैं उन्होंने चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, लौकिक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना ही काव्य का प्रयोजन बताया है, काव्य का उद्देश्य बताया है। हिंदी के कवियों में मध्यकाल में जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में लिखा है, अवमन जान कवित अस्कीन्हा मकु यह रहे जगत मह चीन्हा, अर्थात मैं चाहता हूं कि मैं अपनी रचना द्वारा संसार में जाना जाऊं। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और एक जगह लिखा है उन्होंने, कीरति भनति भूति भल सोई सुरसर सम सबका हित होई। यह कहकर रामचरितमानस में स्वांतः सुख व लोक मंगल को ही काव्य का प्रयोजन बताते हैं। भक्तिकालीन कवियों के बाद रीतिकाल में जो कवि और आचार्य हुए उन्होंने काव्य प्रयोजन पर पर्याप्त विचार किया है। रीतकालीन आचार्य ने जिसमें देव हैं, भिखारी दास हैं, प्रताप शाही हैं, लेकिन जो रीतिकाल के कवि और आचार्य हुए हिंदी में उन्होंने किसी मौलिक मत की उद्भावना काव्य प्रयोजन के संबंध में नहीं की है, बल्कि संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने और विशेष करके भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन बताया है या मम्मट ने जो काव्य प्रकाश में काव्य का प्रयोजन बताया है उसी को अपने शब्दों में कहा है। तो रीतिकालीन आचार्यों ने हम देखते हैं कि किसी मौलिक मत की उद्भावना काव्य प्रयोजन के संबंध में नहीं करते हैं। रीतिकालीन आचार्यों के बाद आधुनिक काल में काव्य प्रयोजन पर आधुनिक काल में जो कवि हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं हिंदी के, उन्होंने काव्य प्रयोजन के संबंध में विचार किया है और इस संबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मत को हम देख सकते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मनोरंजन और ज्ञान को काव्य का उद्देश्य बताते हुए लिखा है कि लेखक का उद्देश्य सदा यही रहा है कि उसके लेखों से पाठकों का मनोरंजन भी हो और साथ ही उसके ज्ञान की सीमा भी बढ़ती रहे। तो मनोरंजन और उपदेश देना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक का उद्देश्य बताते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही मत से अनुप्राणित होकर के मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मतलब ये कि उसमें कवि का जो रचना है, कवि की रचना केवल मनोरंजन के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें उपदेश का निहित होना भी जरूरी है। केवल मनोरंजन ही न कवि का
मर्म होना केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य प्रयोजन पर विचार करते हुए कहा है कि काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में लाकर सामने रखना। तो हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हृदय को मुक्तावस्था में लाना काव्य का प्रयोजन बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन बताया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आत्मानुभूति को बताते हैं। इस तरह से हम जब भारतीय संस्कृत काव्य शास्त्रीय आचार्यों के मत को देखते हैं या हिंदी के भक्ति काल के कवियों का मत देखते हैं काव्य प्रयोजन के संबंध में, या रीति काल के कवियों का मत देखते हैं, या आधुनिक काल में जो हिंदी के विद्वान हुए हैं उनके मतों का अध्ययन करते हैं काव्य प्रयोजन के संबंध में, तो हम पाते हैं कि संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना, यश में वृद्धि करना। यश से आशय है कि जब कवि अपनी रचना करता है तो उसकी प्रसिद्धि, उसका यश दूर दूर तक फैल जाता है। तो यश की प्राप्ति भी काव्य प्रयोजन में संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने रखा है। इसके साथ ही लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना, अनिष्ट का निवारण करना और आनंद की प्राप्ति करना काव्य का प्रयोजन बताए हैं। रीतिकालीन आचार्यों ने जो कोई मौलिक मत की उद्भावना नहीं की है। आधुनिक काल के जब हम हिंदी के विद्वानों को देखते हैं तो उसमें उपदेश देना, मनोरंजन करना, हृदय को मुक्तावस्था में लाना, आत्मानुभूति, आत्माभिव्यक्ति आदि काव्य का प्रयोजन बताते हैं। इस तरह से आज की क्लास में आपने काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं इसको जाना, और काव्य प्रयोजन के संबंध में संस्कृत काव्य शास्त्रियों का क्या मत है, हिंदी के मध्यकालीन कवियों का क्या मत है, रीतिकालीन आचार्यों का क्या मत है, और साथ ही आधुनिक काल के जो हिंदी के विद्वान हुए हैं उनका काव्य प्रयोजन के संबंध में क्या मत है आपने जाना। आगे की क्लास में हम पाश्चात्य विचारकों का काव्य प्रयोजन के संबंध में क्या मत है इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।